मेरा नाम सोनिया है। मेरी शादी एक बहुत ही करोड़पति परिवार में हुई थी। हालांकि मैं खुद भी एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी नहीं थी। मैं बचपन से ही काफी सिंपल रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और जब मैंने अपनी सोसाइटी के और भी लोगों को मॉडर्न तरीके से रहते हुए देखा, तो बाकी सबकी तरह मैं भी उनके माहौल में ढल गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कभी भी दौलत का गुरूर अपने सर पर चढ़ने नहीं दिया था। मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियां कई कई लड़कों के साथ अय्याशियां करती थीं और ना जाने कैसे कैसे गलत काम करती थीं, लेकिन मैं कभी भी ऐसी चीजों में नहीं पड़ी। पर मेरे पापा ने मुझे एक बात बार बार हमेशा समझाई कि घर के नौकरों को कभी भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, वरना वो आपके सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। इसी वजह से मेरे बिहेवियर में बढ़ते वक्त के साथ काफी सारे बदलाव आने लगे थे। हालांकि अमीर लोगों के लिए कहा यही जाता है कि वो जितने अमीर होते हैं वो उतने ही घमंडी होते हैं, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं था। मुझे अपने पिता के पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था, लेकिन बस पापा के बार बार समझाने की वजह से मेरा स्वभाव धीरे धीरे काफी रूड हो गया था। कभी कभी इंसान ऐसे हालातों से गुजरता है कि वो ऐसा बन जाता है जैसा कि वो बनना नहीं चाहता। शायद ऐसी ही कुछ कहानी मेरी भी है। मेरी शादी मेरे पापा ने बहुत धूमधाम से एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के परिवार में की थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे ससुराल में तो मेरे मायके से भी ज्यादा धन दौलत और सुविधाएं थीं, जिनका नशा धीरे धीरे मेरे सर पर चढ़ने लगा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस सब का खुमार मेरे दिमाग से इस तरह से उतरेगा। उसे तो मैं पूरी जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। उस रात मेरे साथ जो हुआ, उसने मेरी रूह कपा के ही रख दी थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं कभी भी बहुत ज्यादा गहरी नींद नहीं सोई थी, इसलिए हल्की सी आवाज पर ही मेरी आंख खुल जाया करती थी। और तब भी हल्की सी खटर पटर की आवाज जब मुझे सुनाई दी तो मेरी आंख खुल गई। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो ये समझ में आया कि आवाज तो मेरी जेठानी के कमरे से आ रही थी। मैं जैसे ही अपनी जेठानी के कमरे की तरफ गई तो मैंने देखा कि हमारे घर का नौकर जेठानी के साथ कमरे में जबरदस्ती कर रहा है। इसी बीच अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी, तो फिर वो मुझे भी घसीट कर मेरे कमरे में ले गया और फिर उसने दबाव डालकर मुझे शराब पिला दी और खुद भी शराब पीने लगा। उसके बाद उसने मेरे साथ जो किया उसके बारे में तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि मैं अब तक बहुत आलीशान जिंदगी जी रही थी और कभी भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो कोई मेरे आसपास भी भटक जाए। लेकिन आज उस नौकर ने मेरे साथ जो किया था, उससे मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उस रात मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रह गई थी, क्योंकि उस नौकर ने मेरे साथ रात के तकरीबन 1 बजे तक अपनी सहेली से मैं काफी देर तक कॉल पर बातें करती रही और फिर बात करते करते ही मैं सो गई थी। लेकिन मुझे अभी बहुत गहरी नींद नहीं आई थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी कि तभी अचानक मुझे एक अजीब से शोर की आवाज आई। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये शोर किस चीज का है। मैं समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में धमाका सा हो गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ये तो मेरी जेठानी के ही चीख है। फिर उनकी वो आवाजें तेज हो गई थीं। मेरी जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरी जेठानी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुरंत ही एक झटके से अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई थी और मैंने अपने ब्लैंकेट को एक तरफ फेंक दिया था। उस वक्त बिना स्लीपर पहने ही मैं दौड़ती हुई अपनी जेठानी के कमरे की तरफ चली गई। मैंने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे पता था कि उनके कमरे की चाबी कहाँ पर होती है, इसीलिए मैं फौरन ही भागकर कमरे की चाबी ले आई और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं अपनी आंखों से ये क्या देख रही हूँ। मेरी जेठानी बिस्तर पर पड़ी हुई थी और मेरे घर का नौकर, जो कि मेरे ससुर जी के वफादार नौकरों में शामिल होता था, वो मेरी जेठानी के साथ उस वक्त बहुत ही बुरे तरीके से वो ऊपर उसने जेठानी को पूरी तरह से अपने बस में कर रखा था और इसी वजह से मेरी जेठानी बुरी तरह से चीख रही थी। लेकिन वो मेरी जेठानी की चीख का गला
अपने हाथों से घोटने की कोशिश कर रहा था। उसने जेठानी के मुंह पर हाथ भी रखा हुआ था। ये सब कुछ देखकर तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि मुझे तो यही लगता था कि हमारा ये नौकर तो बहुत ही वफादार था, और आज मैं ये इसका कैसा रूप देख रही थी। ऐसा मंजर देखकर मेरे तो पांव बुरी तरह से कांपने शुरू हो गए थे और मुझे बहुत बुरी तरह से पसीना भी आने लगा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं किस तरह से अपनी जेठानी को बचाऊं। मेरा पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। मैंने अपने माथे से पसीना साफ किया। मेरा गला भी डर के मारे बुरी तरह से सूख रहा था। मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस वक्त तो घर में मेरे और मेरी जेठानी के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था जो वहां पर हमारी मदद कर सकता। मैं तो बस एक 23 साल की पतली दुबली सी लड़की थी, और हमारा नौकर राजन, वो तो काफी लंबा चौड़ा और किसी बॉडी बिल्डर के जैसा दिखता था। मैं तो हरगिज भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, और अगर मैं जेठानी को बचाने की कोशिश करती तो मुझे पता था कि मेरी ये कोशिश बिल्कुल बेकार जाती। फिर मैंने सोचा कि मैं एकदम से ऐसी कोई चीज उठा लेती हूँ और अपने नौकर के सर पर मार देती हूँ, ताकि वो जख्मी हो जाए और फिर वो मेरी जेठानी को छोड़ दे। यही सोचकर मैंने पास में रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाया और एकदम से उठाकर वो उसके सर पर दे मारा। लेकिन मैं उस वक्त तो हैरान रह गई थी। ये फ्लावर पॉट तो टूट कर चकनाचूर हो गया था, लेकिन मजाल है कि उस नौकर के ऊपर जरा सी भी खरोच आई हो। वो इतना ज्यादा सेहतमंद था कि फ्लावर पॉट उसके लिए कुछ भी नहीं था। इससे पहले तो उसने मुझे नहीं देखा था, क्योंकि मेरी जेठानी के चीखने की आवाज बहुत तेज थी, और इसीलिए उसने दरवाजा खोलने की आवाज भी नहीं सुनी थी, और ना ही उसका ध्यान अब तक मुझ पर गया था। लेकिन जैसे ही मैंने उसके सर पर फ्लावर पॉट फेंक कर मारा तो फौरन ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी। फिर तो उसने गुस्से में मेरी तरफ जलती हुई आंखों से देखा। फिर उसने मेरी जेठानी को तो छोड़ दिया। वो मेरी जेठानी को छोड़कर अब मुझ पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। उसे ऐसे देखकर डर के मारे मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। एक सेकंड में ही मुझे ये समझ आ गया था कि अब ये मेरी जेठानी को छोड़कर मेरे पास आने वाला है। मैंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी वो कोशिश बिल्कुल बेकार गई। उसने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर वो मुझे दूसरे कमरे की तरफ घसीट कर ले जाने लगा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। मेरी जेठानी ने भी मुझे उससे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। मेरी जेठानी ने फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो बार बार उससे कह रही थी कि उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। उसके साथ अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो फिर तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन वो तो मेरी जेठानी की कोई बात सुन ही नहीं रहा था। फिर तभी अचानक जेठानी को पता नहीं क्या हुआ कि उन्हें अचानक ख्याल आया, और उन्होंने साइड टेबल पर रखा हुआ मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए उस नौकर ने देख लिया था। वो तुरंत ही मुझे छोड़कर जेठानी की तरफ गया और उसने उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया और एक जोरदार थप्पड़ जेठानी के गाल पर रसीद दिया, जिससे वो बेचारी लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर गई। फिर वो नौकर खुद बाहर निकल आया और उसने मेरी जेठानी को उस कमरे के अंदर बंद कर दिया, और अब वो फिर से मेरी तरफ बढ़ने लगा था। मैं भागने लगी थी, लेकिन उसकी रफ्तार मुझसे काफी तेज थी, इसीलिए मुझे उसने जल्दी ही भागकर पकड़ लिया और फिर वो मुझे घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। मैंने चीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर धकेल दिया और फिर जल्दी से उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और बहुत ही डरावनी नजरों से वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने एक बार फिर से बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो मेरे काफी करीब आ चुका था और उसने एक बार फिर से मुझे जोरदार धक्का दिया। न जाने कहां से उसने एक पतली सी रस्सी निकाली और फिर उस रस्सी से उसने मेरे दोनों हाथ और पैर बेड के साथ में बांध दिए। अब मैं पूरी तरह से उसके कब्जे में थी। मैं अपने आप को अब आजाद भी नहीं करवा सकती थी। मेरी जेठानी की आवाजें अब नहीं आ रही थी। मैं समझ चुकी थी कि मेरी जेठानी अब तक बेहोश हो चुकी होगी। हमारा ये बंगला बहुत बड़ा था और दूर दूर तक हमारे बंगले के आसपास कोई भी घर मौजूद भी नहीं था। इसी वजह से हमारी चीखने चिल्लाने की आवाजें भी कहीं भी दूर तक नहीं जा सकती थी। मेरी जेठानी की आवाज तो आना बंद हो गई थी, लेकिन मैंने चीखना शुरू कर दिया था।
और मैं अपने नौकर को बार बार कह रही थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हमारे साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तुम्हें हमारे ससुर जी ने गरीब समझकर हमारे घर में रहने के लिए जगह दी थी। उन्होंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा, लेकिन तुम उनका ये सिला दे रहे हो। उन्होंने तुम्हारा हमेशा कितना ख्याल रखा और अब तुम अपनी असलियत दिखा रहे हो। मेरे ऐसा कहते ही उसने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद दिया और अब वो बार बार मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारे ही जा रहा था और गुस्से में कह रहा था कि अपनी जुबान बंद रखो, वरना थप्पड़ मार मार कर तुम्हारा पूरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी और रोने लगी थी। मैंने अपनी जुबान एकदम से बंद कर ली थी क्योंकि मैं बिल्कुल बंधी हुई थी और वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी बात करती थी उसे उससे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। फिर वो कुछ देर बाद मुझे इसी हाल में छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सिसक सिसक कर रो रही थी। मुझे अपनी और जेठानी की बेबसी पर बहुत तरस आ रहा था। मैं चाहती थी कि काश कोई हमारी मदद करने के लिए आ जाए और हमें इस नौकर के चुंगल से छुड़ा ले, लेकिन मुझे ये पता था कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरे ससुर और मेरे जेठ और पति तीनों लोग लंदन गए हुए थे। इस घर में हम दोनों जेठानी देवरानी बिल्कुल अकेले थे और ये बात सिर्फ हमारा यही नौकर जानता था। इसके अलावा इस वक्त घर में और कोई नौकर भी मौजूद नहीं था। राजन हमारे साथ क्या कर रहा है और वो हमारे साथ अब क्या करने वाला है, इस बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता था। तो फिर कोई हमारी मदद के लिए कैसे आ सकता था। थोड़ी देर के बाद वो फिर से कमरे के अंदर आया तो उसे देखकर मेरे चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई थी, क्योंकि अब वो खाली हाथ नहीं आया था। उसके हाथ में एक चीज थी जिसको देखकर ही मुझे घिन आ रही थी। उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी और ये बोतल वो मेरे ससुर जी के कमरे से ही लाया था, क्योंकि मेरे ससुर जी ने अपने कमरे में एक छोटा सा बियर शोरूम बनाया हुआ था। मुझे शराब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन हमारी सोसाइटी में जो भी पैसे वाला होता था या जिसके हाथ में थोड़े भी पैसे आ जाते थे, वो ये समझता था कि शराब पीना और गलत काम करना ये सब उनके हक हैं। मेरे ससुर जी में भी ये चीजें मौजूद थीं और साथ ही साथ उन्होंने अपने बेटों को यानी कि मेरे जेठ और पति को भी अपनी तरह ही बनाया हुआ था। सबसे ज्यादा तो मेरे जेठ को, वो तो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए इंसान थे। उन्होंने मेरी जेठानी के साथ लव मैरिज की थी। मेरी जेठानी एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी और उनके अंदर कूट कूट कर एटीट्यूड भरा हुआ था। जेठ भी गलत लड़कों के साथ रहते थे और हमेशा उन्होंने गरीबों को अपने आगे कुछ भी नहीं समझा था। ससुर और जेठ दोनों ही मिलकर घर में बैठकर खूब शराब पीते थे। राजन शराब की बोतल लेकर मेरे करीब आ गया। ये सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे कि वो शराब की बोतल लेकर मेरी तरफ चलता हुआ आखिर क्यों आ रहा है। मैं समझ गई थी कि अब आगे वो मेरे साथ क्या करने जा रहा है। उसने शराब की बोतल का ढक्कन खोला और मेरे दोनों गालों पर अपने पंजे गड़ाकर मेरा मुंह खोलने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपना मुंह ना खोलूं, लेकिन जब उसने देखा कि मैं अपना मुंह खोल नहीं रही हूं तो उसने मेरी नाक को कसकर दबा दिया। नाक बंद हो जाने की वजह से मेरी सांस का रास्ता बंद हो गया था। मुझे सांस ही नहीं आ रही थी और मेरा दम घुटने लगा था, क्योंकि मैंने अपना मुंह बंद किया हुआ था। इसीलिए मेरी सांस चढ़ने लगी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मेरी नाक को कसकर बंद किया हुआ था और मुंह मैं खोलना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर मुझे मजबूरन सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलना पड़ा और जैसे ही मैंने मुंह खोला उसने फौरन ही शराब की बोतल मेरे मुंह से लगा दी और शराब मेरे मुंह में डालने लगा। अब वो जबरदस्ती मेरा मुंह खोलकर मुझे शराब पिलाना चाह रहा था, मगर मैं ना चाहते हुए भी उसे पी रही थी, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। अगर मुंह नहीं खोलती तो मेरा दम घुट जाता और ऐसा करते करते ही उसने शराब की आधी बोतल मुझे पिला दी थी। फिर थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि मुझ पर नशा सवार होने लगा है। मुझे कमरे की छत घूमती हुई नजर आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि पूरा घर ही गोल गोल घूम रहा है।
मैं पूरी तरह से नशे में धुत हो गई थी। मैं उसे देख रही थी और वो मुझे राक्षसों जैसी मुस्कुराहट लेकर देख रहा था, लेकिन मुझ पर तो बेहोशी सवार होने लगी थी और उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने धुंधलाने लगा था। मैंने आधे नशे की हालत में ये महसूस किया था कि अब मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और तभी मेरी आंखें एकदम से एक झोंके के साथ बंद हुईं और फिर जब कुछ सेकंड के बाद मेरी आंखें खुली तो सामने जमीन पर मैंने जो नजारा देखा उससे मेरे होश उड़ गए थे। मेरे सारे कपड़े जमीन पर पड़े थे। मैंने तुरंत ही खुद को देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि राजन ने मेरे साथ क्या किया। हालांकि ये तो मैं अच्छी तरह से जान गई थी कि ये इंसान मेरी इज्जत को खराब करने वाला है। बेहोश होने के बाद तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलना था। राजन मेरे ससुर का बहुत पुराना नौकर था। मेरी शादी को लगभग 3 साल हो गए थे और मैं 3 सालों से राजन को यहीं देखती आ रही थी। वो शुरू से बहुत हेल्दी और ताकतवर था। मुझे मेरे पति ने बताया था कि जब वो इस घर में आया था तो उसकी उम्र 10 साल थी और उस वक्त मेरे पति की उम्र लगभग 8 साल रही होगी। वो मेरे ससुर को कहीं पर गंभीर हालत में मिला था और उन्हें जब उस पर तरस आ गया तो वो उसे उठाकर अपने घर ले आए। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब राजन उनके घर में ही उनका नौकर बनकर रहेगा। वो मेरे ससुर के हर काम में हाथ बटाता था और साथ ही साथ उसकी मेरे पति से भी अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई थी। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसने इस घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। मेरे ससुर जी को और मेरे पति को राजन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। इन 3 सालों में मुझे भी यही लगता था कि वो भरोसे के काबिल है। मेरे ससुर और पति का बिहेवियर तो उसके साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे जेठ जी उसे मुंह तक नहीं लगाते थे और मेरी जेठानी भी उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। मेरी जेठानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरे जेठ तो काफी बिगड़े हुए थे। उन्होंने कभी भी ऑफिस की जिम्मेदारियों को समझा ही नहीं था। वो अपने पिता के पैसे पर ही ऐश किया करते थे। मेरे ससुर के पास बहुत सारा पैसा, प्रॉपर्टी थी। हालांकि जेठ जी ससुर के काम में कोई भी हाथ नहीं बटाते थे, लेकिन फिर भी उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरी सास तो जब मेरे पति और जेठ छोटे थे तभी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी और फिर मेरे ससुर अकेले हो गए थे और उसके बाद ही वो गलत कामों में पड़ते चले गए। वो शराब पीने लगे थे, स्मोकिंग भी करने लगे थे और तो और उन्होंने अपने दोनों बेटों पर ध्यान देना भी छोड़ दिया था। उनका काम सिर्फ इतना था कि उन्हें बस पैसे कमाना है। उन्होंने कभी भी दोनों भाइयों को पिता जैसा प्यार नहीं दिया और यही वजह थी कि दोनों भाई गलत संगत में पड़ते चले गए थे, क्योंकि उन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई भी नहीं था। लेकिन फिर मेरे ससुर ने पढ़ाई करने के लिए मेरे पति को लंदन भेज दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका बड़ा बेटा तो अब उनके हाथ से निकल चुका था, लेकिन अब वो अपने छोटे बेटे को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे और उन्हें अपने छोटे बेटे के सामने अपनी आदर्श छवि को लेकर भी काफी फिक्र बनी रहती थी। इसीलिए उन्होंने मेरे पति को लंदन भेजा ताकि घर में रहकर वो अपने भाई और बाप की इन गलत हरकतों को ना देख सके। हालांकि ऐसा नहीं था कि मेरे ससुर मेरे पति को प्यार नहीं करते थे, वो उनसे बहुत प्यार करते थे। मेरे पति भी खुद को बहुत लकी बताते थे जो उन्हें ऐसा घर मिला था। कई बार मेरे पति को भी अपने पिता के प्यार की और केयर की जरूरत होती थी, लेकिन मेरे ससुर हमेशा मेरे पति का पैसों से मुंह बंद कर दिया करते थे। मेरे पति ने मुझे बताया था कि जब भी वो यहाँ छुट्टियों पर आते थे और अपने पिता से कहीं घुमाने ले जाने की डिमांड करते थे तो वो उन्हें ड्राइवर के साथ ही भेज देते थे। इसीलिए फिर उन्होंने लंदन से बार बार घर आना बंद ही कर दिया था। लेकिन जब उनके बड़े भाई की शादी हो गई तब वो लंदन से वापस लौट आए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनके घर में कोई औरत आ गई है तो अब घर का माहौल बदल जाएगा। इसीलिए उन्हें अब इस घर से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति का स्वभाव ऐसा था कि वो हमेशा से यही चाहते थे कि फैमिली के सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, लेकिन मेरी जेठानी तो उल्टा ऐसी थी कि उन्हें तो इस सब में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि जेठ ने तो शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया था और इसीलिए अब उन्होंने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था।
इधर जेठ और ससुर जी ऑफिस चले जाते थे और मेरी जेठानी अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने चली जाती थी। जब मेरी शादी मेरे पति विक्रम से हुई तो इस घर में मैं अकेली रह जाती थी, क्योंकि मेरे पति ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मेरी जेठानी तो अपनी लाइफ में काफी बिजी थी। मुझे बहुत ज्यादा सहेलियां बनाना पसंद नहीं था। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए थे। मेरे सिर्फ गिने चुने 2-3 ही क्लोज फ्रेंड थे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ टाइम स्पेंड करूं। मेरी जेठानी मुझसे अपनी सहेली की तरह बात किया करे और जेठ बड़े भाई की तरह रहें, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे पति को भी ऑफिस के काम से कई कई महीनों के लिए विदेश जाना पड़ता था और इसी वजह से मैं अकेलेपन का शिकार होती गई। मैं थोड़ी अलग टाइप की लड़की थी। मुझे जो भी दोस्त मिलता था वो बस अपने पैसों को लेकर एंजॉय करता था, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मुझे पैसा बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करता था और ना मुझ में उसे लेकर कोई इंटरेस्ट था। मैं तो छोटे छोटे घरों को देखकर खुश हुआ करती थी और इसी वजह से मैं गांव की लाइफ को आइडियल समझती थी, क्योंकि गांव के लोग सब एक साथ मिलजुल कर और प्रेम से रहते हैं। उनमें किसी भी तरह की जलन की भावना नहीं होती है। वो एक दूसरे की बहुत फिक्र करते हैं। मुझे भी एक ऐसे ही परिवार और ऐसी ही जिंदगी की चाहत थी, पर शायद ऐसी लाइफ मेरे नसीब में नहीं थी। अब क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे घर में हो चुकी थी जहां पर यही माहौल था, और इसीलिए धीरे धीरे मैंने अपनी इसी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैं इसी रंग में ढलती चली गई जैसा कि मेरे ससुराल का माहौल था। मैंने भी अपने आप को इसी माहौल में ढाल लिया था और अब मैं भी इन्हीं सब चीजों का हिस्सा बनती गई। मेरी जेठानी मुझे समझाती थी कि मैं नौकरों के साथ बहुत ज्यादा नरमी ना बरता करूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये नौकर अपनी औकात भूल जाएं। उनकी देखा दूनी मैंने भी नौकरों पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। जिस तरह मेरी जेठानी नौकरों के साथ बिहेव करती थी, और खास तौर पर राजन, तो मेरी जेठानी का सबसे पहला टारगेट होता था। वो सबसे ज्यादा इंसल्ट राजन की ही करती थी और वो सर झुकाकर खामोशी से मेरी जेठानी की सारी बेइज्जती सहता रहता था। पता नहीं उन्हें कैसा सुकून मिलता था उसकी इंसल्ट करते हुए। मेरी जेठानी ने राजन को लेकर मुझे बहुत सी बातें कही, जिस वजह से अब मैं भी राजन से नाराज रहने लगी थी और मैं भी अब उसकी बात बात पर बेइज्जती करती रहती थी। काफी साल तक वो हम दोनों देवरानी जेठानी की इंसल्ट सहता रहा और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे ससुर ने अपना बिजनेस लंदन में सेट करने का इरादा कर लिया था। उन्होंने कहा कि वो खुद अपना बिजनेस बाहर शिफ्ट करेंगे और इसके कुछ दिनों के बाद वो हमें भी वहां पर ही बुला लेंगे। कुछ दिन तो ससुर जी लंदन में अपना बिजनेस सेट अकेले ही करते रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेरे जेठ और पति दोनों को अपने पास बुला लिया और ये फैसला किया कि कुछ महीनों के बाद हम लोग भी लंदन चले जाएंगे। और अब वो टाइम भी आ गया था कि 1 हफ्ते के बाद ही हमारी फ्लाइट थी। मेरी जेठानी और मुझे भी लंदन में ही शिफ्ट होना था, पर वापस पलट कर नहीं आना था। मैं भी लंदन जाने का सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मेरी जेठानी भी अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल विदेश के जैसा रखती थी। उन्हें भी विदेश बहुत पसंद है और अब मुझे भी यही लाइफ अच्छी लगने लगी थी, जो कि पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को इस माहौल में ढाल दिया था। अब मैं बेफिक्र थी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, पलटकर कभी पीछे नहीं देखना चाहती थी। मेरे भी ये बहुत सारे ड्रीम्स थे जिनको मैं लंदन में जाकर पूरा करना चाहती थी। मैं भी अब अपने सभी जानने वालों से आगे निकलना चाहती थी और एक कामयाब इंसान बनना चाहती थी। मैंने अपने फ्यूचर की बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन इसी दौरान मैं और मेरी जेठानी छोटी छोटी बातों पर राजन की इंसल्ट करना नहीं भूलते थे। हमारे जाने में अभी 1 हफ्ता बाकी रह गया था, पर इस 1 हफ्ते में तो जैसे हम उस पर सारी जिंदगी की कसर निकाल रहे थे। किसी भी बात पर उसकी बेइज्जती करने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे। मैं भी अपनी जेठानी की संगत में धीरे धीरे बहुत ज्यादा घमंडी हो गई थी और मेरे अंदर जितना भी गुस्सा था मैं सब राजन पर निकाल दिया करती थी। पर मेरी जेठानी तो शुरू से ही ऐसी थी, क्योंकि वो अपने मायके से भी ऐसे ही नौकरों की इंसल्ट करती आई हुई थी। वो गरीबों को अपने आगे कुछ नहीं समझती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि जेठानी बाकी नौकरों को तो इतना नहीं डांटती थी, लेकिन राजन के साथ वो कुछ ज्यादा ही गलत बिहेव करती थी।
लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे समझ आ गया था कि वो आखिर ऐसा क्यों करती है। क्योंकि जेठानी को लगता था कि राजन जेठ जी को उनकी पल पल की खबर देता है। जेठानी को यही लगता था कि राजन बातें इधर उधर करता है और उनकी चुगलियां जेठ जी से लगाता है। क्योंकि मेरी जेठानी तो एक आजाद औरत थी, उनकी लड़कों से भी काफी दोस्ती थी, जो कि मेरे जेठ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपने तरीके से अपनी लाइफ को गुजारती थी। जेठानी के बहुत से लड़के दोस्त ऐसे भी थे जिनके मिलने पर जेठ जी को बहुत ऐतराज होता था, और खास तौर पर जेठ जी और राजन का इस मुद्दे पर एक खास समझौता तय था। राजन जेठानी जी के बारे में सारी जानकारी जेठ जी को देता था, और जेठ जी इसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम देते थे। और इसीलिए जेठ जी ने राजन को जेठानी पर नजर रखने का काम दिया हुआ था। ये बात जब जेठानी को पता चली तो वो उठते बैठते राजन को बेइज्जत करती थी, और उन्हें देख देख कर मैंने भी राजन के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया था। मैं भी अब अपनी जेठानी के जैसी ही हो गई थी। घर में पीछे कौन आता है, कौन जाता है, मेरी जेठानी से कौन मिलता है, कौन उनसे बातें करता है, कौन उनके कमरे तक आता है, ये सारी बातें राजन जेठ को बताया करता था। उसने जेठ के कहने पर ही जेठानी की हर पल पर कड़ी नजर बनाई थी। पहले तो मेरी जेठानी को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि ये सब काम राजन कर रहा है, वो उनकी जासूसी कर रहा है। लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो अब वो राजन के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, और चाहती थी कि वो किसी भी तरह से तंग आकर हमारे घर को छोड़कर चला जाए। अब जबकि वो बचपन से ही हमारे घर में रहा था, तो उसका हमारे घर के अलावा और कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। इसीलिए वो ये घर छोड़कर किसी भी हाल में नहीं जा सकता था, क्योंकि लंदन जाने में अभी सिर्फ एक हफ्ता था। इसलिए राजन ही नौकरों के साथ यहाँ पर रहने वाला था। हम अपने इस बंगले को बेच नहीं रहे थे, लेकिन परमानेंट लंदन में शिफ्ट हो रहे थे। कभी कभी अगर हमारा इंडिया आना होता तो हम सबने सोचा था कि हम अपने इसी बंगले में ठहरेंगे। अब तो जैसे जैसे जाने के दिन करीब आ रहे थे, हम अब तो राजन के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि इस वक्त सामान की पैकिंग चल रही थी और राजन उसमें बहुत सारी गलतियां कर रहा था, जिस पर हम दोनों राजन पर खूब बरस पड़ते थे। लेकिन अब शायद राजन का सब्र का बांध टूट रहा था। हमारे जाने में जब 3 दिन रह गए तो राजन बहुत खामोश रहने लगा था। मैंने इस बात को लेकिन महसूस नहीं कर पाया कि वो किसी बहुत ही गहरी सोच में खोया है। और फिर वही एक रात थी जो हमारी बर्बादी की रात थी। पता नहीं ये सब कुछ राजन के दिमाग में कैसे आया। हमें नहीं पता कि वो किस प्लानिंग के इंतजार में है और वो कैसी प्लानिंग कर चुका था। उसने उस रात घर के सारे नौकरों को भेज दिया था, ये कहकर कि बड़े मालिक का हुक्म है कि जब घर के सारे लोग घर छोड़कर चले जाएंगे और मालिक की फैमिली भी 3 दिन के बाद घर को छोड़कर जाने वाली है, तब तक तुम सब लोगों की छुट्टी रहेगी, क्योंकि अब घर में कोई भी काम नहीं होगा। इस घर में सिर्फ साफ सफाई का ही काम होगा, जो कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही हुआ करेगा। जब पूरी फैमिली चली जाएगी तब तुम लोगों को यहाँ पर बुला लिया जाएगा साफ सफाई के लिए। तब तक मैं भी कुछ दिनों के लिए अपने किसी दोस्त के घर रहने के लिए चला जाऊंगा। इस तरह 3 दिन पहले ही राजन ने सारे नौकरों और गार्डों को घर से भेज दिया था। अब इस घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी और राजन रह गए थे, और हमें कहीं बाहर नहीं जाना था। हम लोगों ने अपनी पैकिंग कर ली थी और हमने ये 3 दिन घर पर ही रहने का इरादा कर लिया था, क्योंकि इन 3 सालों में मुझे इस घर से बहुत लगाव हो गया था। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं घर को छोड़कर जाऊं, लेकिन यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। राजन ने बहुत ही चालाकी के साथ अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। ऐसा उसने हम दोनों से बदला लेने के लिए किया था। इतने दिनों का बदला वो आज रात हमसे लेने वाला था। उसने अपने प्लान पर ध्यान देते हुए सारे घर को अंदर से लॉक कर दिया था, ताकि हम में से कोई भी बाहर भाग ना सके और ना ही कोई बाहर का अंदर आ सके। और तो और उसने हमारे घर का लैंडलाइन टेलीफोन की भी तार काट दी थी, ताकि कोई भी फोन ना कर सके। हालांकि हम लोगों के पास अपने पर्सनल मोबाइल भी थे, लेकिन फिर भी हमारे घर में ये फोन मौजूद था। हमारे सो जाने के बाद नींद में ही शायद राजन ने मेरी जेठानी पर हमला कर दिया था।
तभी तो मुझे उनकी चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो हम दोनों की इज्जत आज तार करने पर तुला हुआ था और वो अपनी बेइज्जती का बदला आज हमसे लेने वाला था। शायद वो हम दोनों को मार देने का भी इरादा रखता था, लेकिन जान से मारने से पहले वो हमारी इज्जत खराब करके हमारी इंसल्ट करना चाहता था। जिस तरह से हमने उसकी की थी, वो हमें हमारे किए की सजा देना चाहता था। वो हमें जिंदा रखकर परेशान करना चाहता था कि हमें भी एहसास हो कि हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो मेरी जेठानी को भी इसी कमरे में लेकर आ गया था जहां पर मैं बंधी हुई थी। उसने जेठानी को भी दूसरी कुर्सी पर बिठाकर उनके भी हाथ पैर बांध दिए। वो जेठानी को भी जोर जोर से थप्पड़ मार रहा था और उन पर बहुत अत्याचार कर रहा था। वो उनके बाल भी बुरी तरह से खींच रहा था। जेठानी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे और पिट पिट कर उनकी हालत खराब हो गई थी। वो बिल्कुल लाचार हो गई थी। वो बहुत बुरी तरीके से जेठानी को मार रहा था। मैं थोड़ा थोड़ा होश में थी, मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था और वो बार बार यही बात कहता जा रहा था कि तुम दोनों ने मुझे बहुत जलील किया है। मैं कितने टाइम से तुम दोनों लोगों को बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। आखिर मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी। मैं नौकर था, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं यहाँ इज्जत से काम करता हूँ। मैंने कितने सालों यहाँ पर वफादारी से काम किया। तुम दोनों के इस घर में आने से पहले कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी बेइज्जती करता, लेकिन तुम दोनों जब से इस घर में आई हो, तुम लोगों ने मुझे हर कदम कदम पर जलील किया। तुम जैसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़कियां नौकरों को इंसान ही नहीं समझती। अब इसीलिए मैंने सोचा कि जब तुम ये देश छोड़कर जा रही हो तो क्यों ना मैं तुम लोगों के साथ अपना बदला लूं। और फिर मेरे पास ये मौका भी बहुत अच्छा है। अब मैं तुम्हारी इज्जत खराब करने के बाद तुम दोनों को यहीं पर जान से मार के गाड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को तड़पा कर रखूंगा। उसके बाद ही तुम्हारी जान लेकर तुम्हें गायब कर दूंगा ताकि तुम्हारी लाश भी किसी को ना मिले, क्योंकि तुम दोनों जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। इसके बाद उसने मुझे देखा और फिर मुझ पर हमला करने की कोशिश की। वो बार बार यही बड़बड़ाए जा रहा था कि तुम दोनों औरतों ने मुझे बहुत बेइज्जत किया है, मुझे इंसान ही नहीं समझा, जानवर से भी बदतर सुलूक मेरे साथ किया। दूसरे नौकरों में इतनी हिम्मत है कि वो खामोशी से तुम दोनों का ये बिहेवियर बर्दाश्त कर सके, लेकिन मेरी हिम्मत अब जवाब दे गई है और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी ये उल्टी सीधी बातें अब और सुन सकूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसी लड़कियां बाहर जाकर ऐश की जिंदगी गुजारें और मैं बिना बदला लिए तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे इसके लिए फांसी ही क्यों ना चढ़ना पड़े। मैं तैयार हूँ, लेकिन जो कुछ भी मेरे अंदर जमा हो चुका है उसको निकालना मेरे लिए बहुत जरूरी है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इस बेइज्जती के साथ अपनी बाकी की जिंदगी मैं कभी भी चैन से नहीं जी पाऊंगा। उसकी यही सारी बातें सुनते सुनते मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला था, और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैं ये देखकर हैरान थी कि मैं आजाद कैसे हो गई। मुझे तो लगा था कि अब मेरी आंखें कभी दोबारा खुलेंगी ही नहीं। दरअसल उसने मेरी जेठानी का मोबाइल छीन लिया था और उन्हें कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन जेठानी का लैपटॉप भी उनके पास है। इसके बारे में उसे पता नहीं था। उनका लैपटॉप वहीं पर साइड में पड़ा हुआ था, जिसे जेठानी ने बड़ी मुश्किल से ऑन किया था। उस वक्त तक जेठानी बेहोश नहीं हुई थी। वो सोच रही थी कि वो किस तरह से राजन से बचे, और फिर उन्होंने लैपटॉप ऑन करके फेसबुक पर पोस्ट भेज दिया कि हम लोगों पर हमला हो चुका है, प्लीज कोई भी हमारी मदद के लिए आ जाए। वो फेसबुक पोस्ट कुछ सेकंड में ही बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गई थी और फिर वही लोग पुलिस को लेकर यहाँ पर आ गए थे। भगवान का शुक्र था कि हम दोनों सही सलामत बच गए थे, क्योंकि पुलिस ने मौके पर आकर हमें बचा लिया था, वरना राजन ने तो पूरा पूरा इरादा कर लिया था कि वो अब हमारा नामो निशान तक खत्म कर देगा। जब कुछ दिनों में मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और मैं अस्पताल से घर वापस आई तो मेरे दिमाग की हालत बहुत अजीब सी हो रही थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सुनकर जब मेरे पापा मुझसे मिलने आए तो वो मुझे देखकर रोने लगे और बोले, मेरी प्यारी बेटी को भगवान ने बचा लिया। वो मेरे ससुर से कहने लगे कि आपने इतने सालों से एक आस्तीन के सांप को पाल कर रखा था। ससुर जी बोले, मैंने उस घटिया इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया था, मैं उस पर अंधविश्वास करता था,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक दिन ऐसा भी करेगा, मेरे भरोसे को चकनाचूर कर देगा। भगवान का शुक्र है कि मेरी बहुओं की जान बच गई। भगवान ने इन दोनों की इज्जत बचा ली। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पर पुलिस ने आकर राजन को अरेस्ट कर लिया, वरना वो ना जाने इन दोनों के साथ क्या क्या करता। ये जिंदगी में पहली बार था कि मैं अपने पापा और ससुर की आंखों में आंसू देख रही थी और इनके मुंह से ऐसे शब्द सुन रही थी। मैंने अपने होश में पहली बार अपने पापा को जुबान से भगवान का नाम लेते हुए सुना था। वो लोग भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। मेरे ससुर और जेठ दोनों को ही पैसों का इतना घमंड था कि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि उन्हें ये सब कुछ देने वाला भी तो भगवान ही है। मैं आज उन लोगों को भगवान का शुक्रिया करते हुए अपनी आंखों से देख रही थी, वरना इतना पैसा होने के बावजूद भी मैंने कभी भी इन लोगों को अच्छे शब्द बोलते हुए नहीं सुना था। ये पहला मौका था जब ये भगवान के आगे गिड़गिड़ा रहे थे। आज तो मेरी जेठानी का भी बर्ताव बहुत बदला हुआ था। वो बड़ी तरसती हुई नजरों से मुझे देख रही थी। इस वक्त कंडीशन तो उनकी भी ठीक नहीं थी, लेकिन इस हादसे से उनका भी बिहेवियर बिल्कुल नरम पड़ गया था। मेरे भी दिल को सुकून मिल गया था। मैंने सोचा कि मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो रात हमारी जिंदगी की ऐसी रात थी जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मैं जो ऐसे से अपनी जिंदगी गुजार रही थी और भगवान से भी बहुत दूर थी, मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया था और पूरी तरह से भगवान की लीला में खुद को ढाल लिया था। मैंने सोचा भगवान ने मुझे जिंदगी दी है, मेरी इज्जत की हिफाजत की है। अब मैं सारी जिंदगी उससे प्रार्थना करूंगी और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगी। राजन तो जेल जा चुका था और उसे सजा भी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि मैं एक बार जेल जाकर राजन से मिलती हूँ, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए गई। उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे कहा, राजन मुझे माफ कर दो, मैंने और मेरी जेठानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हमारे ही बुरे बिहेवियर ने तुम्हें इस लेवल तक पहुंचा दिया कि तुम हमारी जान लेने के लिए तैयार हो गए थे। भले ही ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन इसमें हम दोनों भी बराबर के हिस्सेदार हैं। हमने ही तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया कि तुम्हारे दिमाग की हालत पर इतना असर पहुंचा कि तुमने हमसे बदला लेने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली। अगर हम तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से पेश आते, तुम्हारी इज्जत करते, तो शायद तुम कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं करते। वक्त ने ही तुम्हें ऐसा बना दिया और हमारी हरकतों की वजह से तुम ऐसे हो गए। बहुत समय तक तुमने हमें बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर में तुम्हारे सब्र का बांध टूट गया। हम तुम्हारे जुर्म में बराबर के हिस्सेदार हैं। हमारी वजह से ही तुम आज मुजरिम बनने पर मजबूर हो गए हो। ये सच है कि हमारा व्यवहार ही लोगों को इस हाल तक पहुंचाता है कि वो इतने बुरे काम करते हैं। जो भी मुजरिम जुर्म करता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी होती है, एक बहुत बड़ी मजबूरी, जिसको सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। उसे तो बस अपना फैसला सुना दिया जाता है कि जुर्म करने वाला मुजरिम है। ये नहीं देखा जाता कि वो किस वजह से मुजरिम बना, उसने आखिर ऐसा सब क्यों किया। राजन खामोशी से मेरी बातें सुनता रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हर इंसान की अपनी इज्जत होती है और इंसान कोई भी चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई उसकी इज्जत को चकनाचूर कर दे, ये वो कभी नहीं झेल सकता, क्योंकि हर कोई दुनिया वालों के सामने सर उठाकर चलना चाहता है। मैं ये नहीं कह रही कि राजन ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे और मेरी जेठानी को भी उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा सुलूक करना चाहिए। दौलत के घमंड में कभी भी इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हम सामने वाले इंसान को अपने आगे कुछ न समझें। गरीब इंसान चाहे कितना ही गरीब हो, लेकिन उसके लिए तो उसकी इज्जत सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है। हम अमीर लोग तो बेइज्जत होने पर पैसे से बदला ले लेते हैं, लेकिन गरीब इंसान बेचारा बर्दाश्त करता है, पर जब उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है तब वो जुर्म करने पर मजबूर हो जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे मुजरिम इस दुनिया में हैं, जिनकी अपनी एक अलग कहानी है। इसके बाद हम लोग तो लंदन आ गए थे, लेकिन राजन अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। मेरे ससुर जी ने तो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए उसकी सजा उम्र कैद में तब्दील करवा दी थी, लेकिन मैं और मेरी जेठानी ने अपने ससुर जी से रिक्वेस्ट की कि इस सब में हमारी भी बहुत बड़ी गलती थी, इसीलिए आप उसकी सजा को कम करवा दीजिए।
अब उसको 12 साल की सजा हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में सुधर जाए और जब जेल से वापस आए तो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करे और भगवान करे कि उसका सामना हमारे जैसे लोगों से कभी भी दोबारा ना हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।